हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट में जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, टिश्यूज़ होती हैं, टाइप ऑफ टिश्यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन समझते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो टिश्यू की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म some specific function some specific functions। अब ये स्पेसिफिक फंक्शंस सिमिलर और डिसिमिलर दोनों तरह के हो सकते हैं। एंड हैव कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन कॉमन होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। टिश्यू टर्म दिया था बाइकेट ने। टर्म टिश्यू वॉज गिवन बाय बाइकेट। ठीक है, इन्होंने टिश्यू टर्म दिया था। अच्छा, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन एग्जाम की बात करें, अगर 11th के फाइनल एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर्स भी बनते हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा नीट में इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो टर्म टिश्यू दिया था बाइकेट ने। अब अगर हम प्लांट और एनिमल्स की बात करें तो दोनों ही बॉडीज टिश्यूज़ की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली प्लांट्स की ही बात करेंगे। तो प्लांट्स में जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन दिया गया है वो कुछ इस तरह का है। प्लांट टिश्यूज़ जो होती हैं ये बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू। सेकेंड टाइप है परमानेंट टिश्यू। ये 2 टाइप की टिश्यूज प्लांट में होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर फर्दर क्लासिफाई करें तो ये 2 तरह की होती है, मतलब 2 इसके अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे ये 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये ओरिजिन के बेस पे है। और अगर लोकेशन के बेस पे बात करें हम, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये 3 टाइप की होती है। एक होती है एपाइकल। एपाइकल मतलब जो टॉप पे प्रेजेंट होती है, एपिक्स वाले पार्ट में। दूसरी होती है इंटर कैलरी और तीसरी होती है लेटरल। ठीक है, इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन ओरिजिन और लोकेशन के बेस पे। परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो परमानेंट टिश्यू, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, ये जो टिश्यूज़ होती हैं, ये डिवाइडिंग सेल्स को कंटेन करती हैं। लगातार डिवीजन इनमें होता रहता है। जब डिवीजन बंद हो जाता है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है।
परमानेंट टिश्यू दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल परमानेंट और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये दो टाइप की परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट जो होती है इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, दूसरी होती है कोलेनकाइमा, और तीसरी होती है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये सिंपल परमानेंट के टाइप है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। तो ये हो गया डिवीजन प्लांट टिश्यूज का। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। जो भी अपन ने यहाँ क्लासिफिकेशन का पार्ट देखा है सब कुछ, चाहे वो प्राइमरी मेरिस्टेम हो, सेकेंडरी हो, ये तीनों, ये और वो दोनों टिश्यूज, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो लगातार अपने डिवीजन की स्टेट में होती हैं, हमेशा डिवाइड करती रहती हैं। ठीक है, अगर वो डिवाइड कर रही है मतलब ऑब्वियसली उसमें न्यूक्लियस होगा। लगातार डिवीजन के कारण वो फूड को स्टोर नहीं कर पाती, इस कारण से हम कहते हैं कि वैक्यूल इनमें एब्सेंट होता है, और अगर प्रेजेंट भी होगा तो वो काफ़ी छोटे साइज का होगा। अगर हम इन सेल्स का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के बेस पे ये स्ट्रक्चर में एक जैसी होती हैं, मतलब सारी सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर होती हैं, कुछ इस तरह की। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गई। ठीक है, तो इसकी हम कॉमन प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला जो इसकी सेल्स होती हैं वो हमेशा एक्टिव डिवीजन की स्टेट में होती हैं। सेल्स रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन। सेल्स में पावर होता है डिवीजन का। दूसरा, इनमें न्यूक्लियस जो होता है ये प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्योंकि ये फूड को स्टोर नहीं करती तो वैक्यूल इनमें एब्सेंट होगा, और या तो फिर बहुत छोटे साइज का होगा। वैक्यूल इज आइदर एब्सेंट और स्मॉल साइज्ड। ठीक है, हो सकता है कि वैक्यूल हो पर वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। अच्छा, इनकी सेल्स जो है ये सब एक जैसी दिख रही है, मतलब हम इसको कहते हैं कि सेल्स जो होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं। सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, एक जैसा डायमीटर होता है सब सेल्स का, इसलिए आइसोडायमेट्रिक। इनकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो किनारे हैं, ये जो वॉल्स हैं, सेल वॉल वाला पार्ट है, ये सेल्यूलोज का बना होता है और ये थिन वॉल्ड होता है। थिन वॉल होगा तभी तो जल्दी डिवाइड हो जाएगा। सेल वॉल इज थिन एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल वॉल थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्स के बीच में कहीं पे भी गैप नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो स्पेसेस हैं, अगर यहाँ पे गैप आ जाता है तो हम इसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, या अगर इन दो सेल्स के बीच में गैप आ जाता है तो हम इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। पर यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। कुछ तरह की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है,
बाकी इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे जैसे जैसे टिश्यूज़ के बारे में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये जो सेल्स हैं ये पावर ऑफ डिवीजन शो कर रही हैं, मतलब हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट में रहती हैं। सेल्स आर ऑलवेज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें इसका पहला टाइप देखते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी, जो ओरिजिन के बेस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होती है या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है, ये प्लांट में इनिशियल कंडीशंस में प्रेजेंट रहती है, यानी प्लांट की जब इनिशियल ग्रोथ होती है उस वक्त ये टिश्यू प्रेजेंट रहती है, और ये टिश्यू प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए जरूरी रहती है। ठीक, प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग से शुरुआत से प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की लंबाई को यानी ग्रोथ प्लांट को देती है। सेकेंड आता है, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है ये लेटर कंडीशंस में इसकी ग्रोथ होती है। डेवलप ड्यूरिंग लेटर कंडीशंस, और ये प्लांट की थिकनेस यानी गर्थ को बढ़ाती है, मतलब प्लांट धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है, ब्रॉड होता जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंक्रीजेस गर्थ, गर्थ का मतलब थिकनेस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये ओरिजिन के बेस पे दो तरह की टिश्यूज हैं। कई बार एक वर्ड और सामने आता है प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रोमेरिस्टेम का मतलब होता है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम के पहले का पार्ट होता है वो भी इसी के जैसा होता है, सेम प्राइमरी मेरिस्टेम के जैसा होता है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम बाद में कन्वर्ट होकर प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है और फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक जनरल इंट्रोडक्शन और इसके टाइप ओरिजिन के बेस पे। चलिए इसको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स होती हैं इसकी इस तरह की दिखती हैं कुछ। ठीक है, तो सेल्स में लगातार पावर होता है डिवीजन का। यदि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर दे तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियस इसमें नहीं, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि लगातार ये डिवाइड करती रहती हैं तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फूड सब्सटेंस को ये स्टोर नहीं करती जिसके कारण से वैक्यूल इनमें एब्सेंट होता है, और अगर इन केस वैक्यूल होता भी है तो बहुत छोटे साइज का होता है। सेल्स जो होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, डायमीटर सबका एक जैसा होता है। सेल वॉल इसकी थिन होती है, पतली होती है, डिवीजन में हेल्प करती है ये। ठीक है, मोटी होगी तो डिवीजन लेट होगा, टाइम लगेगा उसको, और सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है।
इंटरसेलुलर स्पेस इनमें एब्सेंट होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, और सेल्स हमेशा क्योंकि डिवीजन की स्टेट में होती है तो हम उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव कंडीशन लेके चलते हैं। ओरिजिन के बेस पे प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो दो टाइप की होती है। अगर शुरुआत की कंडीशन में ग्रोथ हो रही है, शुरुआत की कंडीशन में ये टिश्यू डेवलप हो रही है, तो उस सिचुएशन में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है और ये प्लांट की लंबाई, लेंथ बढ़ाने का काम करती है। दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है, ये लेटर कंडीशंस में, जब प्लांट लेटर ग्रोथ शो करता है, बाद की कंडीशन में ग्रोथ शो करता है, तब ये टिश्यू अराइज होती है और ये प्लांट को थिक, मोटा करती जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ाती जाती है। तो ये ओरिजिन के बेस पे दो टाइप की टिश्यूज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, या यूं कह सकते हैं कि फंक्शन के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और इसी के लिए हम बात कर सकते हैं फंक्शन, क्योंकि जब हम पोजीशन उसकी देखेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। ये टिश्यूज जो हैं वो तीन तरह की होती हैं। पहली एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, मैंने नाम दोबारा लिखे हैं। एक्चुअली अब अपन देखते हैं कि किस तरह से ग्रोथ होती है प्लांट में, रूट पार्ट में कैसी ग्रोथ होती है, शूट में कैसी ग्रोथ होती है। तो उसके हिसाब से ये जो नाम सामने आएंगे वहाँ पे अपन उसका डिटेल पढ़ेंगे। आप वो डिटेल यहाँ पे भी साथ में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसका रूट की टिप पे या शूट वाले पार्ट में यानी एपेक्स वाले पार्ट में किस तरह से ग्रोथ होता है और फिर किस तरह से इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम कंसिडर कर रहे हैं रूट के केस में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम रूट के टिप पे और शूट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की ग्रोथ देख रहे हैं, और वो जब ग्रोथ होती जाएगी उनमें तो उसमें अलग अलग तरह की टिश्यूज किस तरह से बनती जाती हैं ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम कंसिडर करते हैं रूट टिप का केस। पहले हम रूट का केस कंसिडर कर रहे हैं। देखिए, ये फॉर एग्जांपल एक रूट है, प्राइमरी ब्रांच है, उसकी मेन ब्रांच है। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है, ये कहलाएगा रूट टिप। ये टिप टॉप वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। ये रूट कैप है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया रूट टिप, और ये वाला पार्ट हो गया रूट कैप। हमें पता है रूट कैप जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसकी मदद से रूट जो होता है वो सॉइल में आगे बढ़ता जाता है। छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स को ब्रेक करने में रूट कैप हेल्प करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो रूट टिप है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये टिश्यूज लगातार डिवाइड करती जाती हैं, सेल्स में इनकी लगातार डिवीजन होता रहता है। ठीक, तो रूट टिप के एपेक्स पार्ट में, टॉप पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बीच वाला पार्ट है, ये इसमें कई बार कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं करती पर ये प्रेजेंट होती हैं, और एक समय आने के बाद ये डिवाइड कर सकती हैं। यहां पे कुछ सेल्स होती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सेल्स अभी डिवाइड नहीं करेंगी पर कुछ समय के बाद डिवीजन शो कर सकती हैं। ये जो ग्रीन से अपन ने शो किया है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और ये जो ग्रीन पेन से जो बीच में अपन ने सेल शो की है
इससे हम कहते हैं क्यूसेंट सेंटर, ये कहलाता है क्यूसेंट सेंटर और क्यूसेंट जोन, इसे हम क्यूसेंट जोन कहते हैं। ठीक है, ये जो क्यूसेंट जोन होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला तो इसमें लो माइटोटिक एक्टिविटी होती है। देखिए मैंने यहाँ पे लो माइटोटिक एक्टिविटी लिखा है, मतलब इसका ये माइटोसिस शो करेगी, ये डिवीजन शो करेगी, पर हो सकता है कि कुछ समय के बाद शो करे, हो सकता है शुरुआत में शो करे, पर जिस रेट से ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होती हैं उस उतनी तेजी से ये सेल्स यहाँ की क्यूसेंट जोन की डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो लो माइटोटिक एक्टिविटी क्यूसेंट जोन का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्रॉपर्टी। दूसरा, इनमें लो अमाउंट होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स का, कंटेन लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें काफी कम अमाउंट में होते हैं। अच्छा, इसमें ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं जो बिल्कुल टच बाउंड्री पे हैं, ये वाली, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये फाइनली ये सेल्स रूट कैप के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये एपेक्स वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट है, इस लेयर को हम कहते हैं कैलेप्ट्रोजन। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल का पार्ट है बिल्कुल जो टिप पे प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं कैलेप्ट्रोजन। कैलेप्ट्रोजन भी कहते हैं, कैलेप्ट्रा वर्ड भी आपको इसके लिए मिल सकता है। कैलेप्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। कैलेप्ट्रोजन और कैलेप्ट्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। ठीक है, तो ये हो गया रूट टिप का केस। एक बार फिर से इसको समझते हैं। रूट टिप में जो रूट का टॉप पार्ट होता है, एपेक्स पार्ट होता है, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवीजन की प्रॉपर्टी शो करती हैं। बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच में कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो बहुत तेजी से डिवाइड तो नहीं करती, उनमें डिवीजन का पावर होता है। हो सकता है कि वो उस वक्त डिवाइड ना करें, हो सकता है कि वो बाद में डिवाइड करें। ठीक है, जो ये जो सेंटर होता है जहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको हम कहते हैं क्यूसेंट जोन। क्यूसेंट जोन में माइटोटिक एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी कम होता है। जो सेल्स की लेयर रूट कैप के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इन सेल्स को कैलेप्ट्रोजन कहते हैं। अच्छा, ये कैलेप्ट्रोजन जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है। कैलेप्ट्रोजन जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है, जिसके कारण रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा रूट टिप के बारे में। अब हम बात करते हैं शूट टिप की। नेक्स्ट हम देखते हैं शूट टिप का केस। तो शूट टिप के केस में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लीम्यूल की। ये फॉर एग्जांपल प्लीम्यूल वाला पार्ट जो शूट टिप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहां पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और शूट टिप के एपेक्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन होता है और वो एक मेरिस्टेमेटिक सेल और एक परमानेंट सेल का फॉर्मेशन करती है। यहां मेंशन कर दे रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट एट apex part undergo division and form one meristematic cell and one permanent cell and form meristematic cell एंड परमानेंट सेल। अब जब ये डिवीजन के बाद मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट सेल बनाएगी तो ये स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरह से देखने मिलता है।
जैसे इसने डिवाइड किया और डिवीजन के बाद एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनी और एक परमानेंट सेल बनी, ठीक है। परमानेंट सेल को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर फॉर एग्जांपल इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, परमानेंट सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगी, ये कुछ इस तरह से। ऐसे यहाँ पे भी होगा, ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। जब ये डिवाइड करेगी तो इस तरह से देखने मिलेगा हमें। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे ये जो सेल्स हैं इनका नंबर बढ़ता जाएगा, चाहे वो परमानेंट सेल का नंबर हो चाहे वो मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर हो। जब और ग्रोथ होगी तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखने लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टॉप पे तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होती हैं मेनली, ज़्यादा नंबर में, बहुत कम ही ऐसा होता है कि परमानेंट सेल्स यहाँ प्रेजेंट हो। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अंदर जो परमानेंट सेल्स बन रही थी, इन परमानेंट सेल्स का मूवमेंट होता जाता है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का भी मूवमेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कुछ जगह पे आके इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे ही परमानेंट सेल्स कुछ जगह पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे कुछ इस तरह से इकट्ठी होती जा रही है, अरेंज होती जा रही है। मतलब स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ पे परमानेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक अपने आप को वो एक्यूमुलेट करती जाती हैं वहाँ पे। और ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स वाला भी रीजन होता है जहाँ पे वो अपने आप को एक्यूमुलेट करती है, कुछ इस तरह से। पर ये अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। कैसे, ये अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये परमानेंट सेल्स अरेंज हो गई और मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी अरेंज हो गए, ठीक है। अपन ने ग्रीन से परमानेंट सेल्स को शो किया है। अब ये जो रीजन है, सेल्स जो होती हैं ये किनारे पे यहाँ पे इस तरह से इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ इस तरह से। और ये ग्रोथ और आगे होती जाती है और कंटिन्यू होती जाती है। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड होकर नई बनती जा रही हैं वो भी और ज़्यादा कहीं कहीं एक्यूमुलेट होती हुई दिखती हैं। इसी तरह से परमानेंट सेल्स भी एक्यूमुलेट होती हुई दिखती हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक टिश्यू को जनरेट कर रहा है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और एक नई प्रकार की टिश्यू यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे डेवलप होती हुई दिखती है। देखिए क्या होता है, ये जो टॉप पार्ट पे होता है, ये जो सबसे ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम की खासियत, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट रूट एंड शूट एपाइसिस। एपाइसिस मतलब एपेक्स वाले पार्ट पे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये शूट और रूट के एपाइसिस में प्रेजेंट होती है, एपेक्स पार्ट में प्रेजेंट होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing length of the plant। इसकी खासियत होती है कि ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाती है। अच्छा, प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगी मतलब ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, यानी शुरुआत वाली कंडीशन में ही बन रही है। इट इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एपिकल मेरिस्टेम आती है। एक और तरह की मेरिस्टेम जो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये भी प्राइमरी टिश्यू और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट है, क्योंकि ये दोनों मिलकर प्लांट की लेंथ को बढ़ाती हैं। ये दोनों मिलकर प्लांट की लेंथ को बढ़ाती है, जबकि जो तीसरी वाली होती है ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाती है, उसकी चौड़ाई को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम वाला पार्ट। नेक्स्ट,
ये जो पार्ट है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है और यहाँ से फिर दूसरी तरह की ग्रोथ होती है, एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इस यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है, जो किनारे में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो एपिकल मेरिस्टेम, ये नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप अगर ध्यान से स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके ऊपर वाले पार्ट में परमानेंट टिश्यू का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसके नीचे वाले पार्ट में भी परमानेंट टिश्यू का एक्यूमुलेशन हो रहा है। परमानेंट टिश्यू जो होती है वो मैच्योर टिश्यू होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक्टिव डिवीजन शो करती रहती है, पर जब वो डिवाइड करना बंद कर देती है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। परमानेंट टिश्यू जो है वो मैच्योर टिश्यू है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ठीक है। ये पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है ये मेनली ग्रासेस में देखी जाती है, मोनोकॉट्स में देखी जाती है। मेनली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स लाइक ग्रासेस। ये ग्रासेस में होती है। आपने देखा होगा जब एनिमल्स ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो वो ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो घास का ऊपर वाला पार्ट होता है वो हटा देते हैं, वो चर जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो ग्रास होती है वो तो फिर से डेवलप हो जाती है, फिर से उसमें ग्रोथ हो जाती है। तो ये कैसे होगा, मतलब जो एनिमल्स हैं उनने क्या किया, एपिकल पार्ट वाला पार्ट खत्म कर दिया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनने खत्म कर दी। अब जो प्लांट में ग्रोथ होगी, अब जो ग्रास में ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होगी। तो ग्रासेस में जो मेनली ग्रोथ होती है वो बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोथ इन ग्रासेस इज ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं कि ग्रेजिंग के बाद की कहानी है ये। जब तक उनमें एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो वो ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, पर अगर एपिकल मेरिस्टेम वाला पार्ट हट जाता है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ग्रोथ होती है। अच्छा, डाइकॉट के केस में इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो बर्ड के फॉर्म में डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक पॉइंट मैं यहां भी लिख दे रहा हूं, ये इसी का पॉइंट है। बर्ड इज डेवलप्ड if it is not a monocot। देखिए ये जो ग्रासेस हैं ये मोनोकॉट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ग्रास में तो हमने देखा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर ये मोनोकॉट नहीं होगा, इन केस अगर डाइकॉट होता है, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पे बड डेवलप हो जाती है और बड के कारण फिर दूसरे जो लेटरल साइडवेज स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक। तो ये हो गया इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। इसको एक बार फिर से समझते हैं, फिर उसके बाद अपन लेटरल मेरिस्टेम पे आते हैं। लेटरल मेरिस्टेम बाद की कंडीशन का पार्ट है, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर इकट्ठा रिवाइज करते हैं। देखिए ये जो बाद की कंडीशन में जो ग्रोथ दिख रही है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल मेरिस्टेम कहलाती है। लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तीन तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेम जो होती है उसकी ग्रोथ लेटर कंडीशंस में होती है।
डेवलप इन लेटर स्टेज, और ये थिकनेस को बढ़ाती है, मतलब प्लांट को चौड़ा करती है। इसको हम कहते हैं, जो बाद में जो ग्रोथ होती है प्लांट की, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्रमोट सेकेंडरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज थिकनेस, ठीक है, थिकनेस को बढ़ाती है ये। तो ये बाद की कंडीशन में डेवलप होने वाली टिश्यू लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, ये जो दोनों होती हैं ये प्राइमरी होती हैं। प्राइमरी मतलब जो लेंथ को बढ़ाती है, और लेटरल जो है ये सेकेंडरी है। तो ये हो गई फंक्शन और पोजीशन के बेस पे तीन टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन और फंक्शन के बेस पे तीन तरह की होती है। शूट टिप वाले पार्ट में शूट टिप वाला पार्ट, जैसे ये प्लिम्यूल वाला पार्ट है जो शूट टिप का फॉर्मेशन करता है, इसके एपेक्स वाले पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन होता है, उसमें डिवीजन के बाद वो मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल का फॉर्मेशन करती है। मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल का फॉर्मेशन करती है। अब ऊपर वाले पार्ट में जो सेल प्रेजेंट होगी उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये रूट और शूट के एपिक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट रहती है। ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाती है, ठीक है, और ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है। इसके बाद जब डिवीजन और ज़्यादा होता है तो नीचे की तरफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट है। एपिकल के नीचे वाला पार्ट है, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है ये, और मेनली मोनोकॉट्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ग्रोथ जो होती है ग्रासेस में, इट इज़ ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, और वो ग्रेजिंग के बाद की पार्ट की बात कर रहे हैं। ग्रेजिंग के बाद का पार्ट है ये, जब एनिमल एपिकल मेरिस्टेम को खा जाते हैं, हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, तब ग्रासेस में जो ग्रोथ होती है इट इज़ ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर मोनोकॉट नहीं होगा, जैसे डाइकॉट होगा, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की जगह पे यहाँ पे बड का फॉर्मेशन देखा जाता है। यानी नया स्ट्रक्चर तो बनेगा, अब वो चाहे ग्रोथ के फॉर्म में हो, यानी लेंथ बढ़ती हुई दिखे, या छोटा सा बड डेवलप हो जाए, दोनों कंडीशन में वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का ही पार्ट रहेगा। और लेटर स्टेजेस में जब ग्रोथ होती है, नया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, और ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाती है, गर्थ को बढ़ाती है। तो ये हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसमें इसके पहले अपन ने ओरिजिन के बेस पे दो तरह की टिश्यू देखी, और अभी फंक्शन के बेस पे, पोजीशन के बेस पे तीन तरह की टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, जैसे हमने पहले बात की थी कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देती है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनने वाला पार्ट है। अच्छा, ये लिविंग कंडीशन में भी होती है और डेड भी हो सकती है। लिविंग और डेड टिश्यू। अब कौन सी लिविंग होती है, कौन सी डेड होती है, ये अपन अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू, हमने इसमें तीन नाम देखे थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते जाते हैं। पहले तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक्चुअली होती क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है जो एक ही तरह की सेल से बनी होती है, मतलब सारी सेल्स एक ही जैसी होती हैं। अगर एक से ज़्यादा सेल्स हो जाएं तो फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, मतलब एक ही तरह की सेल्स से बनी होती है, अंदर सारी सेल्स एक जैसी ही होंगी, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा टिश्यू जो होती है, ये पेरेन्काइमा टिश्यू कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहां पे अंदर सेल्स
कुछ इस तरह के शेप की होती है, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें, पेरेन्काइमा की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो इरेगुलर शेप की होती हैं। राउंड हो सकती है, मतलब स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, सेल्स किसी भी शेप की होती है। ठीक है, अब जो सेल वॉल होती है वो थिन वॉल होती है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल इज थिन एंड कंटेन और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। जो भी स्ट्रक्चर होगा, चाहे स्फेरिकल हो चाहे पॉलीगोनल हो, मतलब वो एक ही तरह की स्ट्रक्चर, एक ही तरह की सेल प्रेजेंट होंगी, यानी सेल्स लगभग लगभग आइसोडायमेट्रिक होंगी। सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। अब अगर सेल्स आइसोडायमेट्रिक होंगी तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट रहने की प्रॉपर्टी, प्रेजेंट रहने के चांसेस काफी कम होते हैं। हो सकता है कि इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट हो। ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट और वेरी स्मॉल। हो सकता है कि एब्सेंट ही हो, और अगर प्रेजेंट होंगे तो वो बहुत कम, बहुत छोटे साइज के होंगे इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, तो ये हो गया पेरेन्काइमा के कुछ पॉइंट्स। अब इसमें अच्छा, ये जो सेल्स होती हैं, क्योंकि ये सेल्यूलोज की बनी होती हैं, तो ये पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं ये लिविंग कंडीशन में होती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। इसका पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में ये स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और भी कई सारी चीजें। दूसरा, ये जो सेल्स होती हैं, कई बार इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है। अब क्लोरोप्लास्ट अगर डेवलप होगा तो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो नेक्स्ट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। सम सेल्स डेवलप क्लोरोप्लास्ट and perform photosynthesis। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है उनको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। वो सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है उनको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ये क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस का फंक्शन शो करती हैं और क्लोरेन्काइमा मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तीसरा फंक्शन होता है सेक्रीशन का। ये जो सेल्स हैं ये सेक्रीट करती हैं रेजिन
और अदर स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, एक फोर्थ फंक्शन भी है इसका, प्रोवाइड बायंसी। ये बायंसी प्रोवाइड करती है। बायंसी मतलब कई बार क्या होता है कि इनमें जो सेल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ एयर कैविटीज बन जाती हैं। ये जो सेल्स दिख रही हैं इनमें कुछ एयर कैविटीज डेवलप हो जाती हैं और एयर कैविटीज के कारण वो एयर को, ऑक्सीजन को होल्ड कर लेती हैं और उसको होल्ड करने के कारण लाइट वेटेड हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि सेल्स में मूवमेंट ऊपर की तरफ होने लगता है। लाइट वेटेड होने के कारण वो ऊपर आने लगती हैं। सम एयर कैविटीज are developed in हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में डेवलप होती हैं कैविटीज जो पानी वाले प्लांट होते हैं और जिसके कारण वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। तो इस तरह की जो पेरेन्काइमा है जिसमें एयर कैविटीज डेवलप हो रही है, इसको हम नाम देते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा, इसको हम जनरली टर्म देते हैं एरेनकाइमा। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। फूड को स्टोर करती है, अब ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगी, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगी तो फूड को स्टोर भी करेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है और उसके कारण फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ये परफॉर्म करती है। जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है उनको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। सेक्रीशन, कुछ सब्सटेंसेस का सेक्रीशन करती हैं। कुछ प्लांट्स में एयर कैविटीज, इनकी सेल्स में एयर कैविटीज डेवलप होती हैं और उस एयर कैविटी के कारण ये लाइट वेटेड हो जाती है और जिसके कारण ये फ्लोट करने लगते हैं। इसको हम कहते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और मॉडिफिकेशन है, मैं एक मॉडिफिकेशन यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। एक मॉडिफिकेशन होता है प्रोजेनकाइमा, मतलब ये पेरेनकाइमा का ही एक मॉडिफिकेशन है। जब पेरेनकाइमा लंबी रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखती है तब हम इसे प्रोजेनकाइमा कहते हैं, मतलब इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये प्रोजेनकाइमा कहलाता है और इसके एंड्स जो होते हैं ये टैपर्ड होते हैं, मतलब एक तरफ पर आकर ये मुड़ जाते हैं, पॉइंटेड टाइप के हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होते हैं पर टैपर्ड होते हैं। टैपर्ड मतलब सकरा हो जाना। ठीक है, तो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज elongated tube-like form of parenchyma is known as prosenchyma. Prosenchyma cells are with tapered ends. ठीक है, तो ये हमने देखा सिंपल परमानेंट पहली पेरेनकाइमा। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप की जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है इसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब इनका शेप भी वेरी कर सकता है। ये भी किसी भी तरह की शेप की हो सकती है। कुछ कोई भी शेप, इरेगुलर शेप हमको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके जो एंड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, कुछ इस तरह से। ये जो एंड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। एक्चुअली ये थिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक मटेरियल डिपॉजिट होता है जिसका नाम है हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। नॉर्मल सेल्यूलोज तो होता ही है पर हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन भी होता है। तो कोलेनकाइमा की प्रॉपर्टीज कुछ अपन यहाँ पे लिखते हैं। कोलेनकाइमा जो है ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स एंड कंसिस्ट ऑफ
सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तीन चीजें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये स्ट्रक्चर्स तो काफी कॉम्पैक्ट मैनर में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अच्छा, इनकी सेल्स की एक और खासियत होती है, ये क्लोरोप्लास्ट को डेवलप कर लेती हैं, और अगर क्लोरोप्लास्ट इनमें डेवलप हो जाएगा मतलब ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। सम सेल्स डेवलप क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट हमने इससे पहले वाले में पेरेन्काइमा भी देखा था, क्लोरोप्लास्ट कॉलिनकाइमा में भी डेवलप होता है। ठीक, अच्छा, जब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में और आगे स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे ये देखेंगे कि किस में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है। तो यहाँ अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि इंडिविजुअली अपन को जब डिटेल पढ़नी है स्टेम की, रूट की, लीफ की, तब अब हम देख लेंगे कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, कहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इसके फंक्शंस की बात करें, अच्छा ये लिविंग टिश्यूज हैं। ठीक है, ये लिविंग टिश्यूज हैं क्योंकि सेल्स फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो सेल्स इसकी लिविंग होंगी और फाइनली ये टिश्यू को भी हम लिविंग टिश्यू की कैटेगरी में रखेंगे। फंक्शन इसका पहला फंक्शन तो हो गया कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मतलब प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और दूसरी क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगी। ये हो गया कॉलिनकाइमा के बारे में। नेक्स्ट टिश्यू, थर्ड टिश्यू हम देखते हैं। थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डेड सेल्स और डेड टिश्यूज होती हैं, मतलब इनमें ना फोटोसिंथेसिस होगा, ना ही ये और किसी भी तरह का फंक्शन करेंगी, एक्सेप्ट ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, बस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये डेड टिश्यूज होती हैं। इनकी जो वॉल वाला पार्ट होता है, वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, और वॉल कंसिस्ट ऑफ लिग्निन। सेल वॉल कंटेन लिग्निन। लिग्निन एक हार्ड केमिकल सब्सटेंस होता है, अगर लिग्निन प्रेजेंट है तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम बात करें, शुरुआत की कंडीशन में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, पर जैसे जैसे मैच्योरिटी के समय, मैच्योरिटी की तरफ ये बढ़ती जाती है, तब इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेड होता जाता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर लिविंग कंपोनेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के कारण ये सेल्स भी डेड हो जाती हैं। प्रोटोप्लाज्म इज डेड एट मैच्योरिटी। ठीक है, इसके अलावा एक खासियत है इनमें, इन सेल्स में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ठीक, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपन डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पार्ट, इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमेटस
फाइबर। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स जो होते हैं ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी वॉल्स जो होती हैं काफ़ी थिक होती हैं, और वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है, और लिग्निन प्रेजेंट होगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस नहीं होंगे। ये जो वॉल्स हैं ये काफ़ी मोटी होती है, कुछ इस तरह से। तो ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। दूसरा होता है स्क्लेरिड। स्क्लेरिड कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे ये जो वॉल होती है ये काफ़ी थिक होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिविजन्स होते हैं, मतलब अंदर चेम्बर तरह के स्ट्रक्चर्स, मतलब पार्टीशन लाइंस अंदर बनी रहती हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स पे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं। अच्छा, इसका जो ल्यूमन होता है वो ऑब्लिटर्ड होता है, ल्यूमन इज ऑब्लिटर्ड। ऑब्लिटेड मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होता ल्यूमन। यहाँ पे छोटे छोटे चेंबर्स बन रहे हैं, चेंबर के कारण इसकी क्लियरिटी जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पे ल्यूमन काफ़ी अच्छे से दिखता है, पर यहाँ पे वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, तो हम इसके लिए ऑब्लिटर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, अगर इसकी प्रेजेंस देखें तो फ्रूट्स जैसे आलमंड जो होता है या वॉलनट जो होता है, इनके जो ऊपर की कवरिंग होती है जो बहुत हार्ड होती है, ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है। अंदर भी इवन जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो छिलके वाला पार्ट होता है, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है, और वो इवन डाइजेस्ट जनरली नहीं होती, जल्दी नहीं होती, ठीक है। दूसरा, जो पल्प वाला पार्ट होता है फ्रूट्स का, और कुछ वेजिटेबल्स में भी हो सकती है, वेजिटेबल में तो बहुत कम ऐसी वेजिटेबल्स हैं, पर जनरली फ्रूट में हम ये देखते हैं, जैसे गुआवा वाला जो पार्ट होता है, गुआवा में जो पार्ट होता है जो टाइट होता है बहुत, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो जनरली बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, पियर में होता है, और सैपोटा, चीकू, ठीक है, चीकू में भी कई बार बहुत हार्ड पार्ट प्रेजेंट होता है ना, वो बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होती है। इसके अलावा हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट होता है उसके ऊपर का जो हस्क, जो भूसे वाला पार्ट होता है, फ्लेक्स, हेम्प, ये सारे एग्जांपल्स हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टडी करेंगे।